क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूंजी ढांचा, अर्थ एवं निर्धारक तत्व, कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड द डिटर्मिनेंट्स। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूंजी ढांचे की हम बात करते हैं। पूंजी ढांचा क्या चीज़ होती है? पूंजी मतलब हम बड़े स्केल की पैसे की बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया दीर्घकालीन वित्त के अनेक स्रोत। दीर्घकालीन वित्त मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए जो हमको पैसा चाहिए वो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाता है। इसके अलग अलग स्रोत मतलब सोर्सेज कौन से होते हैं? सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से हमारे को बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा मिल पाएगा, उसका एक पारस्परिक अनुपात, उसकी एक रेशो आपस में तय की जाती है। व्यवसाय के संचालन हेतु वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने ये कहा कि अलग अलग जगह से जो हमारे को बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा मिलेगा उसका एक रेशो हम बना लेते हैं कि यहाँ से हम इतना पैसा लेंगे, यहाँ से हम इतना पैसा लेंगे, यहाँ से इतना पैसा लेंगे। ये जो इसका अनुपात हमने डिसाइड किया दैट इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर इसे पूंजी ढांचा कहा जाता है। तो बिज़नेस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पैसा कहाँ से आ सकता है? नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल हम बेच सकते हैं, समतांश पूंजी हम कहेंगे, पूर्वाधिकांश पूंजी हम कह सकते हैं, उससे पैसा आ सकता है जिसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेचते कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है ऋण पूंजी, जिसको हम बोरोड कैपिटल उधार लेना बोल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिवेंचर्स हो सकते हैं, एक माध्यम ऋण पत्र हम इसे कहते हैं। उसके बाद संचित पूंजी, जिसको कि रिटेन प्रॉफिट कहा जाता है। प्रॉफिट हम लोगों ने जोड़ के रखा था। करंट लाइबिलिटी, हमने किसी से एडवांस में पैसा लिया, वो हमारी लाइबिलिटी हो गई, चालू दायित्व हम इसको कहते हैं। तो पूंजी ढांचे को समझने के लिए हमारे को 3 शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं वित्तीय संरचना या वित्तीय ढांचा, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय संरचना। वित्त होता है पैसा, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, तो हम इसकी कहेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी के स्रोत होते हैं कि लॉन्ग टर्म हमने पैसा कहाँ से लिया और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहाँ से लिया, लायबिलिटी जो हमने देना है अभी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कहाँ कहाँ से फाइनेंस आया हमारे पास, पैसा कहाँ कहाँ से आया, स्रोत का मतलब कहाँ से आ रहा है। तो जो आ रहा है पैसा हमने लिया है तो वो लौटाना भी तो है, इसलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखा। सेकंड पॉइंट इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है पूंजीकरण या फिर कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पर हमने कहा कि दीर्घकालीन पूंजी के जो स्रोत या सोर्सेज हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दीर्घकालीन पूंजी के स्रोत, ठीक है, पूरे की बात नहीं कर रहे कि केवल दीर्घकाल के लिए पूंजी हमारे पास जो आई, मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर में से अल्पकालीन पूंजी, जिसको हमने बोला करंट लाइबिलिटीज़ को घटा दिया जाए तो पूंजीकरण बचेगा। कैपिटलाइजेशन कैसे आएगा कि जितना भी पैसा हमारे पास आया है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, सारा जितनी भी पूंजी है, तो उसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटी को घटा दें तो बाकी बच गया दीर्घकालीन पूंजी, जिसको हम कैपिटलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है हमारा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी ढांचा। तो दीर्घकालीन पूंजी के स्रोत का पारस्परिक अनुपात, अभी हमने डिस्कस किया कि आपस में जो रेशो क्या होगी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से कितना पैसा लेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कितना लेंगे, डिवेंचर से कितना लेंगे, तो ये जो इनके कितना कितना लेंगे इसकी जो रेशो होगी वो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो दीर्घकालीन स्रोतों का एक गुणात्मक पहलू जो होता है यहाँ पर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम इसको कहेंगे। गुण हम देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के किस प्रकार के किस प्रकार की कैपिटल हमने कितनी मात्रा में ली। जिस पे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जिस पे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा उसको कम लो, जिस पे हमें कम पूंजी जिस कम ब्याज देना पड़ता है उसको हम उससे हम ज़्यादा उधार ले लेंगे। तो मतलब क्वालिटी को चेक करते हैं कौन सी लाभ वाली है कौन सी हानि वाली। तो एक डेफिनेशन दी गई हमारे को RH वैसेल के अनुसार। तो पूंजी संरचना क्या है? प्राय एक व्यावसायिक उपक्रम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? व्यावसायिक उपक्रम मतलब बिजनेस करने वाली कंपनी में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब यूज्ड, वित्त की, वित्त मतलब पैसे के दीर्घकालीन स्रोतों को इंगित करता है, बताता है। इंगित करना होता है इंडिकेट करना, बताना कि दीर्घकालीन स्रोत कौन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस आने वाले कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो अकॉर्डिंग टू RH वेसल्स the term capital structure is frequently used, frequently means used again and again, to indicate the long term resource. Long term resources means the source from where the long term finance can be procured. Of the funds employed, employed means utilized, used in the business enterprise, enterprise means the company. नेक्स्ट हेडिंग है पूंजी संरचना के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। उद्देश्य क्या है? तो उसका पहला पॉइंट दिया गया न्यूनतम लागत पर पूंजी प्राप्त करना, टू गेट द कैपिटल एट द मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम खर्चा हमारा पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए।
सेकंड है अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों के हितों की रक्षा करना व उनसे सुरक्षा की भावना जागृत करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द डिबेंचर होल्डर्स एंड टू मेक देम फील सेफ। शेयर होल्डर और डिबेंचर जिन्होंने खरीदे उसके रूप में जो उन्होंने हमारे को पैसा दिया, उनका दिया हुआ पैसा सुरक्षित भी रहे और उनके मन में सुरक्षा की भावना भी जागृत करना कि भाई आपका पैसा सुरक्षित है, डूबेगा नहीं, आप निश्चिंत रहें इस बारे में। थर्ड पॉइंट हमारे को दिया गया व्यावसायिक जोखिम। बिजनेस में जो रिस्क हमारे होते हैं जैसे कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है, कुप्रबंध, मिसमैनेजमेंट, गलत तरीके से मैनेजर जो है बिजनेस को चला रहे हैं, उससे व्यवसाय की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम द रिस्क लाइक द कंपटीशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। चौथा पॉइंट हमारा है संस्थाओं को वित्तीय समस्याएं, वित्तीय मतलब धन की समस्याओं से संस्था को बचाना, जैसे ऊंची ब्याज की दर, ज़्यादा इंटरेस्ट पर हमें लोन लेना है, या फिर अति व अल्प पूंजीकरण से मुक्ति दिलाना। अति पूंजीकरण इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अति पूंजीकरण का मतलब होता है अगर हमारे को पूंजी चाहिए थोड़ी परंतु काफ़ी ज़्यादा पूंजी हमारे पास पड़ी है, और अल्प पूंजीकरण का मतलब होता है पूंजी हमारे को ज़्यादा चाहिए पर है हमारे पास थोड़ी। तो दोनों ही स्थितियाँ कंपनी के लिए हानिकारक होती हैं। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक द हाई इंटरेस्ट रेट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाई एंड लो कैपिटलाइजेशन। पांचवा पॉइंट है संस्था के वित्तीय संतुलन बनाकर अनुकूल वातावरण पैदा करना। वित्तीय संतुलन, संस्था मतलब कंपनी में वित्तीय मतलब फाइनेंशियली संतुलन स्थापित करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, टू मेकिंग द फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द फर्म बाय मेकिंग द फाइनेंशियल बैलेंस। अगला पॉइंट है पूंजी संरचना को सरल और लोचपूर्ण बनाना, टू मेक द कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। सरल का मतलब है सबको समझ में आ जाए, लोचपूर्ण का मतलब है आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता के समय इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें जिससे कम और ज़्यादा किया जा सके। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो होगा वह संतुलित एवं अनुकूल पूंजी संरचना की आवश्यकता। तो संतुलित मतलब बैलेंस्ड, अनुकूल मतलब फेवरेबल, जो हमारे हित में हो। एसेंशियल्स ऑफ द साउंड और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एसेंशियल्स या आवश्यकता तो का मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहला ये सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। पूंजी संरचना जो है वो सरल होनी चाहिए, जटिल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रारंभ के कुछ वर्षों में प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा निर्गमन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत टाइप की सिक्योरिटीज़ इशू ना करें, अलग अलग प्रकार के शेयर डिवेंचर इशू ना करें। यदि प्रारंभ में ही कई सिक्योरिटीज़ इशू कर दी जाएंगी तो भविष्य में एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, सरलता से पैसा नहीं मिल पाएगा। सेकंड है लूज या फ्लेक्सिबिलिटी का गुण इसमें होना चाहिए। पूंजी संरचना जो है तत्कालिक मतलब अभी प्रेजेंट की आवश्यकता को भी ध्यान में रख के बनाई जाए और दीर्घकाल आने वाले समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भी बनाया जाए, जिससे कि पूंजी की आवश्यकता या कमी या वृद्धि जो है, जब भी हमारे पास पूंजी आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है या आवश्यकता से कम हो जाती है तो इस कमी या आधिक्य को जो है हम एडजस्ट कर सकें, अधिक करना जो है संभव हो जाए आवश्यकता के अनुसार। थर्ड पॉइंट है न्यूनतम लागत या मिनिमम कॉस्ट। पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए कि पूंजी को प्राप्त करने की लागत खर्चा कम से कम आए। अगला पॉइंट है न्यूनतम जोखिम, मिनिमाइजेशन ऑफ द रिस्क। पूंजी संरचना ऐसी हो जिसमें कि रिस्क जो है वो कम से कम हो, जैसे कि करों में वृद्धि, टैक्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है, टैक्स बढ़ने की संभावना कम हो, मूल्य कम नहीं होंगे, यदि रेट कम हो जाते हैं तो भी हमारे को हानि होगी, ब्याज की दरें नहीं बढ़ेंगी, इंटरेस्ट के रेट नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट के रेट बढ़ जाते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारे जोखिमों का दुष्प्रभाव जो है हमारी पूंजी संरचना में नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा पॉइंट है तरलता या फिर लिक्विडिटी। तरलता या लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास काफ़ी कैश जो है पड़ा होना चाहिए, इसे तरल स्थिति कहा जाता है। संस्था में पूंजी ढांचा व संपत्तियों का ऐसा मिश्रण होना चाहिए कि हमारी कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में लिक्विड एसेट्स, कैश इत्यादि होना चाहिए। 6 पॉइंट है पूर्ण उपयोग या फुल यूटिलाइजेशन। पूंजी की मात्रा जो है कैपिटल की मात्रा एवं वित्तीय आवश्यकताओं में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य मतलब यूनिटी होनी चाहिए। कितनी पूंजी की मात्रा है और कितनी वित्तीय आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में ये पूंजी होनी चाहिए, दोनों में बिल्कुल इक्वलिटी होनी चाहिए। और ये भी देखा जाए कि हम किस तरीके से अपनी पूंजी का मैक्सिमम यूज़, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अधिकतम उपयोग कर सकें। 7 पॉइंट है अधिकतम लाभदायकता या मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। लाभदायकता जो है प्रबंध की कुशलता पर निर्भर करती है,
अधिक लाभ कमाने की बात हम कर रहे हैं, यदि हमारी मैनेजमेंट या मैनेजर काफ़ी एक्सपर्ट है तो फिर हम अधिक लाभ कमा पाएंगे। यदि मैनेजर हमारे कुशल या एक्सपर्ट नहीं है तो हम लाभ नहीं कमा पाएंगे। इसी पूंजी संरचना में अपव्ययों को रोककर, अपव्यय क्या होता है, वेस्टेज को रोककर पूंजी की लागत को घटाना चाहिए कि पूंजी जो हम प्राप्त करेंगे उसकी लागत, खर्चा जो है वो घट जाए। लागत क्या होती है, ब्याज देना, डिविडेंड देना इत्यादि। और लाभदायकता को कैसे बढ़ाया जा सके, ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। 8वां पॉइंट है वैधानिकता या फिर लीगलिटी। पूंजी संरचना या कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो वैधानिक व आर्थिक मान्यताओं के अनुकूल हो। वैधानिक मतलब कानूनी, सरकार क्या कहती है, सरकार के नियम क्या कहते हैं, उनको ध्यान में रखकर ये बनाया जाए। और आर्थिक मान्यताएं मतलब एक नॉर्मल जो रूल होता है फाइनेंस का, उसके अनुसार ये होनी चाहिए। इसलिए अधिनियम की जो धाराएं हैं या कानून के जो सेक्शंस होते हैं उनके उल्लंघन ना किया जाए। 9 पॉइंट है विकास प्रेरक या इंडक्टिव टू द ग्रोथ। अच्छी पूंजी संरचना जो होती है वो दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य में सहायक होती है कि दीर्घकाल तक हमारी कंपनी विकसित होती रहेगी। इस प्रकार से हम लोग कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला दिया गया अच्छे संबंध या गुड रिलेशन। पूंजी संरचना जो है बाकी लोगों को हमारी कंपनी के साथ अच्छे संबंधों को बनाने के प्रोत्साहित करने वाली हो। बाकी लोग कौन हो सकते हैं, प्रतिभूति धारक, जिन्होंने हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदा है या सिक्योरिटीज़ के रूप में हमारे को पैसा दिया है। या बाकी उपक्रमों के साथ, उपक्रम मतलब बाकी कंपनीज के साथ भी हमारे संबंधों को ये सुधारने वाली हो। नेक्स्ट हेडिंग है पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला तत्व या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं। तो पूंजी संरचना के निर्धारित घटक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंपनी को प्रभावित करेंगी, पूंजी को प्रभावित करेंगी, तो उसको हम दो भागों में सामान्यतः बांटते हैं। पहला है आंतरिक तत्व जिसको हम कहेंगे इंटरनल फैक्टर्स। पहला पॉइंट इसमें आ गया व्यवसाय की प्रकृति और नेचर ऑफ द बिजनेस। जो व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं, बिजनेस करने वाली, व्यवसाय करने वाले और बिजनेस करने वाली, सामान कम कीमत पर खरीदा, ज़्यादा कीमत पर बेचा, ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनमें कार्यशील पूंजी अधिक चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कैश उनको ज़्यादा चाहिए कि सामान खरीदना है बेचना है। और स्थायी पूंजी की कम आवश्यकता होती है क्योंकि सामान खरीदने का बेचने का काम करती हैं तो प्लांट मशीनरी की ज़्यादा आवश्यकता इनको होती नहीं, तो स्थायी पूंजी कम चाहिए होती है। इसकी जगह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, निर्माणी संस्था जो कि फैक्ट्री में चीज़ें बनाते हैं, उनकी हम बात करें तो उनको स्थायी पूंजी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि उन्हें प्लांट मशीनरी वगैरह लगानी होती है तो ज़्यादा मात्रा में इनको फिक्स कैपिटल चाहिए होती है, स्थायी पूंजी चाहिए होती है। तो ये अपनी आवश्यकता को ऋण पूंजी या लोन कैपिटल से, बोरोड कैपिटल से पूरा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है पूंजी की लागत या कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। पूंजी संरचना जो है वो पूंजी लागत को भी प्रभावित करती है। पूंजी के विभिन्न साधनों की लागत अलग अलग होती है, जहाँ से हम पूंजी लेंगे उसकी खर्चा जो है अलग अलग होता है। इसलिए पूंजी संरचना बनाते समय ये ध्यान रखें कि कुल पूंजी की औसत लागत निश्चित बिंदु से ज़्यादा ना हो जाए कि जो खर्चा हमारा आएगा, औसत एवरेज खर्चा जो हमारा आएगा वो एक सीमा से ज़्यादा ना हो जाए। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे लाभ कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा आय या फिर इनकम। पूंजी संरचना आय की संभावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए, कितनी इससे इनकम हमारे को हो पाएगी। यदि हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो इनकम कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हो। संस्था में नियमित आय होने की दशा में यदि हमारी कंपनी को लगातार एक रेगुलर इनकम होती रहती है, तब ऐसी स्थिति में लगातार आय होती है तो ऐसे में क्या होगा, यदि हम डिबेंचर या बॉन्ड्स इशू करते हैं तो ये सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार आय होती रहेगी तो डिबेंचर और बॉन्ड जो है उनका ब्याज भी हम आसानी से दे पाएंगे। परंतु यदि ऐसी स्थिति होती है कि आय हमारे को लगातार होगी, ऐसा पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में इक्विटी शेयर इशू करना ही अच्छा रहता है क्योंकि इक्विटी शेयर को पैसा मिले या ना मिले कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चौथा पॉइंट हमारा आएगा, वीडियो को आगे कर देते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है वित्त की अवधि या पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। यदि संस्था में स्थायी विनियोजन की आवश्यकता है, बहुत लंबे समय के लिए स्थायी मतलब परमानेंटली पैसा लगाने की आवश्यकता है, तो इक्विटी शेयर इशू करना, समता जारी करना सही रहता है, या फिर ऋण पत्र डिबेंचर्स को इशू करना सही रहेगा क्योंकि दोनों तरीक़ों से बहुत लंबे समय के लिए हमको पैसा मिलता है। पर जब हमारे को मध्यकालीन आवश्यकताएं होती हैं
थोड़े टाइम के लिए हमारे को आवश्यक पैसे की ज़रूरत होती है, तो या तो हम डिवेंचर इशू करेंगे, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में वो पैसा हम लौटा देंगे और हमारा ऋण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर शोधनीय पूर्वाधिकार अंश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी 10-15 वर्ष के लिए इशू किए जाते हैं, उसके बाद इनको भी समाप्त कर दिया जाता है, शोधन कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है भावी योजना या फ्यूचर प्लान्स। संस्था की वर्तमान आवश्यकता को तो हम ध्यान में रखेंगे पूंजी ढांचा बनाते समय, बल्कि भविष्य की विकास की योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्या फ्यूचर में हमारी कंपनी विकसित होना चाहती है और फैक्ट्रीज लगाना चाहती है, तो भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख के हम अतिरिक्त पूंजी इकट्ठी करनी है, उसका प्रबंध करेंगे। यदि ऐसी फ्यूचर में डेवलपमेंट की हमारी कुछ योजना है, तो प्रारंभ में हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और बाद में जब आवश्यकता पड़ती है हमारे को, तब उस आवश्यकता को हम या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पूरा कर सकते हैं, या फिर डिवेंचर इशू करके पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नियंत्रण की इच्छा या डिज़ायर टू कंट्रोल। यदि हमारी कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, वो सारा का सारा कंपनी का कंट्रोल या नियंत्रण अपने पास केंद्रित रखना चाहते हैं, अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो वे स्वयं इक्विटी शेयर्स का बड़ा भाग खरीद लेते हैं। मतलब जो इक्विटी शेयर होंगे उसका मेजर पार्ट जो होगा, लॉन्च शेयर्स जो होता है, उसको वो खुद खरीद लेते हैं, और बाकी जो थोड़ी सी पूंजी होती है उसको भी वो एक व्यक्ति को, दो को नहीं देते, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत सारे इक्विटी शेयर्स में बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी पूंजी सबने दी, इसका मतलब उनके पास कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है, वो अपनी बात कह नहीं सकते मीटिंग में, और क्योंकि सारे शेयर्स, ज़्यादातर शेयर हमारे पास हैं, इसलिए हमारे पास सारा अधिकार है, हम जो बात कहेंगे वो बात मानी जाती है। यदि भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ती है एक्स्ट्रा कैपिटल की, तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर इशू करके, पूर्वाधिकार अंश इशू करके हम उस आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं थोड़े टाइम के लिए इशू होते हैं, आवश्यकता पूरी हुई तो पैसा लौटा दिया, या फिर डिबेंचर जारी करके भी इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। 7वां पॉइंट हमारा है कार्य स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ द वर्किंग। यदि प्रबंधक ये चाहते हैं कि बिजनेस की जो नीति निर्धारण है, पॉलिसी बनाने का तरीका है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जो अधिकार है, वो चाहते हैं कि हम ही लें, कोई और व्यक्ति उसमें इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, तो ऐसे पूंजी संरचना वो बनाएंगे जिससे कि उनके हाथों में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के समस्त अधिकार अपने आप आ जाएं। वह साधारण अंश पूंजी निर्गमन करेंगे ताकि समस्त अधिकार उनके ही पास रहेंगे। ऐसे तरीके से वो शेयर इशू करते हैं और धन की आवश्यकता भी पूरी हो जाए। पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो डिबेंचर्स इशू कर देंगे, ऋण पत्र इशू करेंगे। इससे उन्हें ऋण पत्रधारियों को प्रबंध व नीति निर्धारण में कोई अधिकार नहीं मिलता। जो डिबेंचर खरीदते हैं उनको अधिकार नहीं होता कि वो मैनेजमेंट में कोई डिसीजन ले सकें। डिसीजन लेने का सारा अधिकार या कार्य करने की सारी स्वतंत्रता हमारे शेयर होल्डर्स के पास ही केंद्रित रहती है।